हमारे प्रीवियस सेक्शन के एंड में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू दिया था कि आपका जीपीयू हार्डवेयर कंपाइलर एनवीसीसी बैकग्राउंड में एक्टिवली काम करता है ताकि आपको वार्प डाइवर्जेंस के भारी परफॉर्मेंस कॉस्ट से बचाया जा सके। ये ऐसा ब्रांच प्रेडिकेशन नाम की एक टेक्निक का यूज करके करता है। अब समय आ गया है कि हम अपना वर्चुअल असेंबली माइक्रोस्कोप बाहर निकालें। इस सेक्शन में हम डायरेक्ट एक जीपीयू कंपाइलर बैकएंड इंजीनियर और आईएसएसए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एनालिस्ट के रोल में कदम रखने जा रहे हैं। हम एनालाइज करेंगे कि एनवीडिया का कंपाइलर टूल चेन आपके है हाई लेवल C++ कंडीशनल लॉजिक जैसे इफ या एल्स क्वेश्चन मार्क कोलन स्विच को रॉ मशीन इंस्ट्रक्शंस में कैसे कन्वर्ट करता है। हम ब्रांच प्रेडिकेशन का कंपैरिजन करेंगे जहां स्पेशल 1 बिट हार्डवेयर रजिस्टर्स का यूज करके एग्जीक्यूशन एक सीधी लाइन के लॉक स्टेप में आगे बढ़ता है फुल डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग से, जहां जीपीयू हार्डवेयर को SIMT एग्जीक्यूशन स्टैक पर स्टेट को पुश करना पड़ता है और कोड स्पेस में फिजिकल जंप्स करने पड़ते हैं। इस सेक्शन के एंड तक आप PTX असेंबली और SASS नेटिव मशीन कोड को पढ़ पाएंगे, उन हिडन ह्यूरिस्टिक थ्रेशोल्ड्स को समझ पाएंगे जिन्हें एनवीसीसी इन दोनों अप्रोचेस के बीच चूज करने के लिए यूज करता है, और आप बिल्कुल सही तरीके से जान पाएंगे कि अपने कोड को कैसे स्ट्रक्चर करना है ताकि कंपाइलर आपके कर्नल्स को अननेसेसरी डाइवर्जेंस पेनल्टीज से बचा सके। सेक्शन ब्रेक, कंपाइलर का डिलेमा, जंप्स वर्सेस मास्क। जब आप एक कूडा C++ कर्नल पर कंपाइल हिट करते हैं तो आपका सोर्स कोड एक डुअल पास ट्रांसलेशन पाइपलाइन से गुजरता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हमने चैप्टर 20.2 में डिटेल में समझाया था। पहले एनवीसीसी आपके हाई लेवल कूडा कोड को PTX पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन में कंपाइल करता है जो एक वर्चुअल असेंबली लैंग्वेज है। इसके बाद PTXAS जो एनवीडिया का PTX असेंबलर है उस PTX को SASAS शेडर असेंबली में ट्रांसलेट करता है जो कि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के ALU एग्जीक्यूशन यूनिट्स द्वारा डायरेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला टारगेट स्पेसिफिक बाइनरी कोड है। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल की कंपाइलेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे कंडीशनल लॉजिक वाला हाई लेवल कर्नल कोड पहले एक इंटरमीडिएट वर्चुअल असेंबली लैंग्वेज में कंपाइल होता है जिसे बाद में फिर से फाइनल बाइनरी मशीन कोड में कंपाइल किया जाता है जो सीधे हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होता है। जब कंपाइलर बैकएंड किसी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जैसे कि इफ या एल्स ब्लॉक पर पहुंचता है तो उसके सामने एक फंडामेंटल डिसीजन स्ट्रेटजी होती है। ऑप्शन ए, प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन, फ्लैट कंट्रोल फ्लो। इंस्ट्रक्शंस का एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस एमिट करें जिसमें रो और फॉर फॉल्स दोनों कोड ब्रांचेस हों। हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक 1 बिट प्रेडिकेट फ्लैग अटैच करें। वार्प हर इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्ट सक्सेशन में प्रोसेस करता है लेकिन इंडिविजुअल थ्रेड लेंस रजिस्टर अपडेट्स को सप्रेस कर देती हैं अगर उनका लोकल प्रेडिकेट फ्लैग फॉल्स इवैल्यूएट होता है। ऑप्शन बी, डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग जंप बेस्ड कंट्रोल फ्लो। एक्सप्लिसिट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस एमिट करें जैसे PTX या SAS में BRA, साथ ही हार्डवेयर SIMT स्टैक सिंक्रोनाइजेशन डायरेक्टिव्स SSY हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क को स्प्लिट करता है, अनएग्जीक्यूटेड ब्लॉक्स को स्किप करता है और रिकन्वर्ज होने से पहले एग्जीक्यूशन पाथ्स को एक्सप्लिसिटली सीरियलाइज करता है। कंपाइलर ब्रांच जंप्स से बचने के लिए हमेशा प्रेडिकेशन क्यों नहीं चुनता, या डेड कोड को एग्जीक्यूट करने से बचने के लिए ये हमेशा जंप्स क्यों नहीं चुनता? इसका जवाब देने के लिए हमें हार्डवेयर रजिस्टर फाइल को इंस्पेक्ट करना होगा और देखना होगा कि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर 1 बिट प्रेडिकेट रजिस्टर्स असल में कैसे काम करते हैं। प्रेडिकेट रजिस्टर्स और SAS या PTX असेंबली में डीप डाइव। हर SM की रजिस्टर फाइल के अंदर 1 बिट हार्डवेयर रजिस्टर्स का एक डेडिकेटेड सेट होता है जिसे प्रेडिकेट रजिस्टर्स के रूप में जाना जाता है, जिन्हें PTX में P0, %P1, %P2 और इसी तरह, और टारगेट SAS में P0, P1, P2 और इसी तरह डेजिग्नेट किया जाता है। स्टैंडर्ड 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स R0 to R255 के अपोजिट, जो इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को होल्ड करते हैं, एक प्रेडिकेट रजिस्टर वार्प की हर लेन के लिए एक बाइनरी बुलियन स्टेट ट्रू या 1 या फॉल्स या 0 होल्ड करता है। प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन के माइक्रो आर्किटेक्चर मैकेनिक्स। चलिए C++ कर्नल कोड का एक छोटा इनोसेंट टुकड़ा देखते हैं। यह क्यूडा कर्नल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर पैरेलल प्रोसेसिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह डेटा सेट के हर एलिमेंट को एक थ्रेड असाइन करता है, चेक करता है कि क्या वैल्यू स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड को एक्सीड करती है।
और फिर या तो वैल्यू को डबल और इंक्रीमेंट करता है या उसे हाफ कर देता है और डेटा सेट को इन प्लेस अपडेट करता है। अगर जीपीयू को डायनेमिक ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का यूज करके इस छोटे कोड ब्लॉक को हैंडल करने के लिए फोर्स किया जाए तो ये एक्चुअल अरिथमेटिक करने के बजाय एसआईएमटी एग्जीक्यूशन स्टैक को मैनिपुलेट करने और हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क को मॉडिफाई करने में ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स स्पेंड करेगा। इसके बजाय PTX कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है कि दोनों ब्रांचेस टाइनी हैं और प्रेडिकेटेड असेंबली एमिट करता है। द PTX असेंबली व्यू। चलिए देखते हैं कि यह स्टैंडर्ड या एल्स ब्लॉक इंटरमीडिएट PTX असेंबली में कैसे कंपाइल होता है, जो चैप्टर 17.5 में इंट्रोड्यूस किए गए असेंबली ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट्स के सिमिलर है। यह पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन असेंबली कोड प्रेडिकेट्स का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर कंडीशनल एग्जीक्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मेमोरी से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लोड करता है, इसे एक थ्रेशहोल्ड से कंपेयर करता है और फिर इस बेसिस पर कि क्या वैल्यू थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, कंडीशनल रूप से डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। स्पेसिफिकली अगर वैल्यू ज्यादा है तो यह एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन अप्लाई करता है, अदरवाइज ये वैल्यू को स्केल डाउन करता है। फाइनली कैलकुलेटेड रिजल्ट को मेमोरी में वापस राइट किया जाता है। 8% P1 और 8% P1 पर प्रीफिक्स सिंटैक्स पर ध्यान दीजिए। 8% P1 एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को बताता है कि इस इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को केवल तभी कमिट करें जब लेन आई का प्रेडिकेट बिट %P1 1 हो। 8% P1 लॉजिकल नॉट मॉडिफायर एक्सक्लेमेशन का यूज करता है, जो पाइपलाइन को बताता है कि रिजल्ट को केवल तभी कमिट करे जब लेन आई का प्रेडिकेट बिट %P1 0 हो। द हार्डवेयर सैस नेटिव मशीन कोड व्यू। जब इसे मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर्स जैसे कि एम्पियर, एडा लवलेस या हॉपर के लिए नेटिव सैस मशीन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पूरी तरह से फ्लैट रहती है। यह असेंबली स्निपेट जीपीयू हार्डवेयर में कंडीशनल एग्जीक्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक वैल्यू को थ्रेशहोल्ड से कंपेयर करता है और फिर कंडीशन मीट होने पर फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करता है या कंडीशन मीट न होने पर बेसिक मल्टीप्लिकेशन करता है और आखिर में रिजल्टिंग वैल्यू को वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करता है। एलयू में साइकिल दर साइकिल क्या होता है? चलिए ट्रेस करते हैं कि हार्डवेयर एसएम इस सेस स्ट्रीम को डाइवर्जेंट थ्रेड्स वाले एक वार्प में कैसे एग्जीक्यूट करता है। यह हार्डवेयर एग्जीक्यूशन ट्रेस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट 32 पैरेलल लेन्स पर प्रेडिकेशन का यूज करके कंडीशनल ब्रांचिंग को हैंडल करती है। 3 क्लॉक साइकिल्स के दौरान प्रोसेसर सबसे पहले डिसीजन मास्क सेट करने के लिए एक कंपैरिजन को इवैल्यूएट करता है, फिर सिर्फ उन लेंस पर मल्टीप्लाई एड ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिन्होंने कंडीशन मीट की थी और फाइनली बची हुई लेंस पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। इससे सभी लेंस एक साथ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम को एग्जीक्यूट कर पाती हैं, जबकि उनके एक्टिव स्टेटस के बेस पर रिजल्ट्स को सिलेक्टिवली राइट बैक किया जाता है। इस मैकेनिज्म की खूबसूरती को देखिए। कोई इंस्ट्रक्शन कैशे मिस नहीं, कोई कंट्रोल फ्लो जंप नहीं और कोई एसआईएमटी डाइवर्जेंस स्टैक ऑपरेशंस नहीं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी बस साइकिल दर साइकिल लीनियरली आगे बढ़ता है। दोनों इंस्ट्रक्शंस एफएमए और एफमुल सीक्वेंशियली इश्यू किए गए थे, जिससे क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम हुए, लेकिन हार्डवेयर ने प्रेडिकेट फ्लैग के बेसिस पर रजिस्टर राइट बैक्स को मास्क करके फंक्शनल करेक्टनेस की गारंटी दी। सेक्शन ब्रेक, फुल डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग, द हैवी वेट अल्टरनेटिव। अगर प्रेडिकेट रजिस्टर्स वार्प को फ्लैट लीनियर लॉकस्टेप में रहने की परमिशन देते हैं तो कंपाइलर आपके कूडा कोडबेस में हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रेडिकेट क्यों नहीं करता। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होता है जब कंडीशनल ब्रांचेस बड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। प्रेडिकेशन की लिमिट्स। मान लीजिए कि आपके इफ और एल्स ब्लॉक्स सिंपल सिंगल साइकिल अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं हैं। इसके बजाय इमेजिन कीजिए कि हर पाथ में 50 इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, साइनएफ और लॉगएफ और मल्टीपल ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स हैं। अगर कंपाइलर ने 50 इंस्ट्रक्शन वाले इफ ब्लॉक और 50 इंस्ट्रक्शन वाले एल्स ब्लॉक के लिए प्रेडिकेशन का यूज किया तो वार्प के हर थ्रेड को सभी 100 इंस्ट्रक्शंस से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले 50 इंस्ट्रक्शंस के दौरान आधे वार्प के एएलयू म्यूट रहते हैं, जिससे एनर्जी और इशू स्लॉट्स वेस्ट होते हैं। अगले 50 इंस्ट्रक्शंस के दौरान दूसरा आधा हिस्सा म्यूट रहता है। इससे भी बुरा तब होगा जब क्या हो अगर इफ ब्लॉक में ऐसे ऑपरेशंस हों जिनके इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट्स हों, जैसे ग्लोबल मेमोरी में डेटा राइट करना
नॉन प्रेडिकेटेड एटॉमिक ऑपरेशंस इशू करना, एटॉमिक एड या कोई लूप चलाना। आप किसी 20 इटरेशन वाले इनर लूप के लिए रजिस्टर राइट बैक्स को आसानी से सप्रेस नहीं कर सकते। जब कोड पाथ्स बड़े या कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो प्रेडिकेशन बहुत ज़्यादा वेस्टफुल हो जाता है। यहीं पर कंपाइलर फुल डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग पर पिवट करता है। सेस में हैवी वेट ब्रांचिंग को इंस्पेक्ट करना। जब डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग सिलेक्ट होती है तो कंपाइलर एक्सप्लिसिटली डाइवर्जेंट ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है, साथ ही SIMT सिंक्रोनाइजेशन टारगेट सेटअप इंस्ट्रक्शंस भी। इस एक्सपेंडेड C++ कर्नल स्निपेट पर विचार करें। यह पैरेलल कंप्यूटिंग एंट्री एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कंडीशनल एग्जीक्यूशन पाथ्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। हर थ्रेड के लिए एक फ्लैग वैल्यू के बेसिस पर प्रोग्राम या तो साइन और कोसाइन फंक्शंस वाले इटरेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस की एक सीरीज परफॉर्म करने के लिए या फिर डेटा की एब्सोल्यूट वैल्यू पर एक सिंपल स्क्वायर रूट ऑपरेशन करने के लिए ब्रांच करता है और फिर फाइनल रिजल्ट को वापस मेमोरी में राइट करता है। जब हम इस हैवी कंडीशनल ब्लॉक के लिए PTXAS द्वारा जनरेटेड डिसअसेंबली को इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें हमारे शॉर्ट प्रेडिकेटेड एग्जाम्पल से बिल्कुल अलग कुछ देखने को मिलता है। यह लो लेवल GPU असेंबली सीक्वेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे हार्डवेयर पैरेलल थ्रेड्स के लिए एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग और सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करता है। लॉजिक एक फ्यूचर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट सेट करता है, एक कंडीशनल टेस्ट को इवैल्यूएट करता है और रिजल्ट के बेसिस पर थ्रेड एग्जीक्यूशन को 2 सेपरेट मैथमेटिकल पाथवेज में स्प्लिट कर देता है। वन पाथवे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करता है जबकि दूसरा स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करता है, जिसके बाद सभी थ्रेड्स प्री डिटरमाइंड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पर रिकम्बाइन हो जाते हैं ताकि यूनिफाइड एग्जीक्यूशन को रिज्यूम किया जा सके। आइए इस हार्डवेयर मैकेनिज्म को चलाने वाले असेंबली इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। SSY0X0180 सेट सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ब्रांच डिसीजन को एग्जीक्यूट करने से पहले SMSSY को एग्जीक्यूट करता है। यह एड्रेस 0x0180 को जो इफ या एल्स ब्लॉक के बाद के कोड का स्टार्ट है हार्डवेयर SIMT स्टैक पर पुश करता है। GPU हार्डवेयर अब जानता है कि आने वाले कोड में लेंस चाहे जैसे भी डायवर्ज हों उन्हें एक दूसरे का वेट करना होगा और एड्रेस 0x0180 पर पहुंचने पर वापस रिकन्वर्ज होना होगा। 80BRA0X0100 पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन वॉर्प प्रेडिकेट रजिस्टर P0 को इवैल्यूएट करता है। अगर सभी 32 लेंस में P0 इक्वल टू ट्रू है तो कोई जंप नहीं होता है, वॉर्प स्मूथली पाथ A में फ्लो करता है। अगर सभी 32 लेंस में P0 इक्वल टू फॉल्स है तो वॉर्प हार्डवेयर डायरेक्टली एड्रेस 0x0100 पाथ B पर जंप कर जाता है और पाथ A के सभी इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से स्किप कर देता है। अगर वॉर्प डाइवर्ज होता है यानी कुछ लेंस ट्रू और कुछ फॉल्स हैं तो हार्डवेयर डाइवर्जेंस कंट्रोलर एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क को स्प्लिट कर देता है। यह उन लेंस को सस्पेंड कर देता है जहां P0 इक्वल टू फॉल्स है। एक्टिव ट्रू लेंस को पाथ A के जरिए रन करता है जब तक कि वे BRA0X0180 पर नहीं पहुंच जाते और फिर फॉल्स लेंस को पाथ B के जरिए रन करने के लिए एग्जीक्यूशन मास्क को स्विच कर देता है। SYN कन्वर्जेंस बैरियर जब कोई सीरियलाइज्ड पाथ फिनिश होता है तो ये पहले पुश किए गए SSY एड्रेस से मैच करने वाले SYNC इंस्ट्रक्शन को हिट करता है। हार्डवेयर एक्टिव मास्क को फुल विड्थ 0xFFFFFF पर रिस्टोर कर देता है जिससे SIMT स्टैक से स्टेट पॉप हो जाती है। सेक्शन ब्रेक कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन थ्रेशोल्ड ह्यूरिस्टिक्स NVCC कैसे डिसाइड करता है। अब जब आपने हुड के नीचे दोनों मैकेनिक्स देख लिए हैं तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि PTXAS यह कैसे डिसाइड करता है कि प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन का यूज करना है या डायनेमिक जंप्स का SSY का या BRA का। कंपाइलर बैकएंड कॉस्ट मॉडल ह्यूरिस्टिक्स के एक सोफिस्टिकेटेड सेट पर रिलाई करता है। ये एक कॉस्ट इक्वेशन का यूज करके ट्रेड ऑफ को इवैल्यूएट करता है जो गारंटीड साइकिल लेटेंसी को डाइवर्जेंट सीरियलाइजेशन प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट बैलेंस करती है। यह डायग्राम लो लेवल प्रोग्रामिंग में ब्रांच एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। अगर किसी कोड ब्लॉक की लेंथ टिपिकली 4 to 8 इंस्ट्रक्शंस के थ्रेशोल्ड से लेस देन या इक्वल टू है तो कंपाइलर प्रेडिकेशन का यूज करता है। अदरवाइज लॉन्गर कोड ब्लॉक्स के लिए या एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक डायनेमिक जंप स्ट्रेटेजी का यूज करता है। PTXAS द्वारा यूज किए जाने वाले की ह्यूरिस्टिक क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन बजट कोड लेंथ
कंपाइलर इफ और एल्स दोनों ब्रांचेस के स्टैटिक इंस्ट्रक्शन काउंट को कैलकुलेट करता है। अगर दोनों पाथ्स का कंबाइंड इंस्ट्रक्शन काउंट छोटा है, आमतौर पर 4 to 8 बेसिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस से कम या उसके बराबर, तो प्रेडिकेशन को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों शॉर्ट पाथ्स को लीनियरली रन करने की साइकिल कॉस्ट हार्डवेयर SIMT स्टैक पर स्टेट को पुश या पॉप करने की लेटेंसी पेनल्टी से कम होती है। अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशंस की प्रेजेंस कुछ इंस्ट्रक्शंस को हार्डवेयर में सेफली प्रेडिकेट नहीं किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं लूप्स फॉर व्हाइल डायनेमिक टर्मिनेशन, कंडीशंस के साथ मेमोरी एलोकेशंस या बैरियर सिंक्रोनाइजेशन, डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्स जो मल्टी इंस्ट्रक्शन रनटाइम रूटीन्स में एक्सपैंड होते हैं, वोलेटाइल ग्लोबल मेमोरी लोड्स या स्टोर ऑपरेशंस जिनके थ्रेड्स के बीच ऑब्जर्वेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशनल ब्लॉक के अंदर आता है तो PTX तुरंत प्रेडिकेशन को अबॉर्ट कर देता है और डायनेमिक ब्रांच जंप्स BRA इमिट करता है। नेस्टेड कंट्रोल फ्लो डेप्थ अगर आपके कोड में डीपली नेस्टेड कंडीशनल्स हैं, जैसे इफ के अंदर इफ तो प्रेडिकेशन के लिए मल्टीपल नेस्टेड प्रेडिकेट रजिस्टर्स को ट्रैक करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल P0 NP NP1 NP2 एक शैलो डेप्थ के पार बुलियन प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस को मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रेडिकेट रजिस्टर्स कंज्यूम होते हैं, जिससे कंपाइलर को SIMT डायनेमिक ब्रांच स्टैक मैनेजमेंट पर फॉलबैक करना पड़ता है। एस्टिमेटेड ब्रांच प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल्स अगर प्रोफाइल गाइडेड ऑप्टिमाइजेशन PGO या स्टैटिक कंपाइलर एनालिसिस यह इंडिकेट करता है कि कोई ब्रांच कंडीशन बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है, यानी 99.99% टाइम सभी थ्रेड्स एक ही पाथ लेते हैं, तो प्रेडिकेशन के बजाय डायनेमिक ब्रांचिंग को फेवर किया जाता है। अगर वार्प लगभग हमेशा पाथ A लेता है और पाथ B को पूरी तरह से स्किप कर देता है, तो प्रेडिकेशन के जरिए डेड कोड को एग्जीक्यूट करने का टैक्स क्यों चुकाना? समरी कंपैरिजन प्रेडिकेशन वर्सेस डायनेमिक एग्जीक्यूशन ब्रांचिंग। यह टेबल प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन जो P0 पर यूज होता है उसको डायनेमिक ब्रांच एग्जीक्यूशन जो BRA और SSY यूज करता है के साथ कंपेयर करती है। कंट्रोल फ्लो स्टाइल और हार्डवेयर मैकेनिज्म की बात करें तो प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन में एक फ्लैट लीनियर इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती है जो ALU रजिस्टर राइट बैक्स को म्यूट करने के लिए 1 बिट प्रेडिकेट रजिस्टर्स P0 से P7 का यूज करती है। दूसरी तरफ डायनेमिक ब्रांच एग्जीक्यूशन नॉन लीनियर ब्रांचिंग जंप्स पर डिपेंड करता है, जिसे SSY, SYNC और BRA वाले एक हार्डवेयर SIMT एग्जीक्यूशन स्टैक द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन 1 से लेकर लगभग 8 इंस्ट्रक्शंस के माइक्रो ब्रांचेस के लिए सही रहता है और इसका एग्जीक्यूशन पाथ कॉस्ट हमेशा टाइम ट्रू प्लस टाइम फॉल्स साइकिल्स होता है, जो SIMT स्टैक सीरियलाइजेशन ओवरहेड को खत्म करके वार्प डाइवर्जेंस पेनल्टी को कम कर देता है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट्स हैंडलिंग सिर्फ प्योर अरिथमेटिक और रजिस्टर ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड है। इसके उलट डायनेमिक ब्रांच एग्जीक्यूशन बड़े ब्रांचेस, कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स और लूप्स के लिए सूटेबल है। इसका एग्जीक्यूशन पाथ कॉस्ट यूनिफॉर्म होने पर लिया गया टाइम होता है, लेकिन डाइवर्जेंट होने पर यह टाइम ट्रू प्लस टाइम फॉल्स प्लस स्टैक ओवरहेड के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि अगर इंट्रा वार्प थ्रेड्स डाइवर्ज होते हैं तो वार्प डाइवर्जेंस पेनल्टी पूरी तरह से चुकानी पड़ती है। प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन के अपोजिट डायनेमिक ब्रांच एग्जीक्यूशन लूप्स, बैरियर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन डायग्नोस्टिक्स असेंबली PTX और इसे को इंस्पेक्ट करना। एक GPU परफॉर्मेंस डेवलपर के रूप में आपको ये गेस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि NVCC ने आपकी ब्रांच को प्रेडिकेट किया है या डायनेमिक ब्रांच जंप्स जनरेट किए हैं। आप CUDA डेवलपर टूलकिट टूल्स का यूज करके कंपाइल्ड बाइनरी को सीधे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आइए डायग्नोस्टिक वर्कफ्लो देखते हैं। स्टेप 1 इंटरमीडिएट PTX कोड जनरेट करना। NVCC द्वारा जनरेटेड PTX वर्चुअल असेंबली को देखने के लिए अपनी सोर्स फाइल को -PTX फ्लैग के साथ कंपाइल करें। यह टर्मिनल कमांड एक स्पेसिफिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए GPU सोर्स फाइल को इंटरमीडिएट पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए NVIDIA कंपाइलर का यूज करता है। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में my_kernel.ptx को ओपन करें, अपने कर्नल फंक्शन नेम को सर्च करें और कंडीशन इवेल्युएशंस को देखें। अगर आप प्रेडिकेट सेटअप इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, setp.gt, setp.eq, जिसके बाद ऐसी लाइन्स हों जिनके पहले 8% P1 या 8 exclamation% P1 लगा हो,
तो आपका कोड प्रेडिकेट हो गया था। अगर आप एक्सप्रेसिट जंप टारगेट्स देखते हैं जैसे BR8LBB02, तो आपका कोड डायनेमिक ब्रांचेस में कंपाइल हो गया था। स्टेप 2, एक्सट्रैक्टिंग नेटिव सैस मशीन कोड। PTX सिर्फ एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। असली मशीन डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब PTX से इस टारगेट सैस जनरेट करता है। असली सैस इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए अपने कोड को एक ऑब्जेक्ट फाइल .o या .cu बिन में कंपाइल करें और कूडा बाइनरी डंप टूल CU का यूज करें। यह प्रोसेस पहले एक GPU सोर्स फाइल को बाइनरी ऑब्जेक्ट फाइल में कंपाइल करता है और फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए लो लेवल असेंबली इंस्ट्रक्शंस को एक्सट्रैक्ट और सेव करने के लिए उस बाइनरी को डिसअसेंबल करता है। चलिए देखते हैं कि my_kernel.sh से एक स्निपेट को कैसे पढ़ना है। यह लो लेवल GPU असेंबली सीक्वेंस कंडीशनल एग्जीक्यूशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक प्रेडिकेट फ्लैग सेट करने के लिए 2 इंटीजर वैल्यूज को कंपेयर करता है, फिर फाइनल रिजल्ट को ग्लोबल मेमोरी में राइट करने से पहले कंडीशनली या तो फर्स्ट वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करता है या उसमें 10 ऐड करता है। डायग्नोस्टिक रीडिंग लाइन्स 0020 और 0030 को देखें। लाइन 0020 में ऑपकोड 8P0IMUAL है। लाइन 0030 में ऑपकोड 8!P0I_ADD3 है। इस ब्लॉक में कहीं भी BRA या SSY इंस्ट्रक्शंस नहीं है। कंक्लूजन, कंपाइलर ने सक्सेसफुली प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन अप्लाई कर दिया। दोनों ऑपरेशंस बिना SIMT स्टैक डाइवर्जेंस को इन्वोक किए फ्लैट लॉक स्टेप में एग्जीक्यूट होते हैं। सेक्शन ब्रेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैटर्न्स जो कंपाइलर को प्रेडिकेट करने में हेल्प करते हैं। अब जब आप बैकएंड मैकेनिक्स को समझ गए हैं तो आप C++ कर्नल कोड कैसे लिख सकते हैं जो कंपाइलर की प्रेडिकेशन यूज करने की एबिलिटी को मैक्सिमाइज करे और डायनेमिक वार्प डाइवर्जेंस से बचाए। यहाँ 3 सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स दिए गए हैं जो हर कूडा डेवलपर को पता होने चाहिए। पैटर्न 1, शॉर्ट इफ या एल्स लॉजिक को टर्नरी ऑपरेटर्स या सिलेक्ट एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करें। हालांकि NVCC के मॉडर्न वर्जन्स सिंपल इफ या एल्स स्टेटमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने में काफी स्मार्ट हैं। C++ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर (?) का यूज करना अक्सर कंपाइलर बैकएंड को एक क्लियर इंटेंट सिग्नल करता है कि एक एक्सप्रेशन को इनलाइन सिंगल वैल्यू असाइनमेंट की तरह इवेल्युएट किया जाना है। यह कोड एक पॉजिटिव वैल्यू को कंडीशनली स्केल करने या डिफॉल्ट रूप से 0 करने के 2 तरीकों को कंपेयर करता है। यह स्टैंडर्ड कंडीशनल ब्रांचिंग को एक टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है और यह दिखाता है कि कंपाइलर को लॉजिक को एक ब्रांचलेस कंडीशनल मूव में ऑप्टिमाइजर करने में मदद करने के लिए बाद वाले को क्यों प्रेफर किया जाता है। पैटर्न 2, लेवरेज बिल्ट इन मैथमेटिकल सिलेक्शन इंट्रिंसिक्स। कूडा हार्डवेयर नेटिव मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कंडीशनल ब्रांचिंग को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कूडा मैथ इंट्रिंसिक्स का यूज करके एब्सोल्यूट वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमम या क्लैम्प्ड थ्रेशोल्ड को बिना किसी इफ स्टेटमेंट्स के लिखा जा सकता है। यह कोड एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 0 और 1 के बीच की रेंज में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। पहला मेथड कंडीशनल लॉजिक का यूज करता है जिससे परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स हो सकते हैं, जबकि दूसरा मेथड ब्रांचिंग के बिना सेम रिजल्ट अचीव करने के लिए नेस्टेड मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शंस का यूज करता है, जिससे कंपाइलर ज्यादा एफिशिएंट हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर पाता है। सैस असेंबली में fminf और fmaxf सीधे ASM के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट पर डेडिकेटेड हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस fmin और fmax से मैप होते हैं, जिससे प्रेडिकेट रजिस्टर्स SIMT स्टैक मैनिपुलेशन और ब्रांच ओवरहेड एक ही बार में पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। पैटर्न 3, अरिथमेटिक मास्किंग बिटवाइज और अलजेब्रिक ट्रिक्स। इंटीजर हैवी एल्गोरिथम्स के लिए आप लॉजिकल ब्रांचेस को प्योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक एक्यूमुलेटर में वैल्यू डेल्टा ऐड करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई कंडीशन फ्लैग वैलिड यानी नॉन जीरो हो। यह कोड एक स्टैंडर्ड कंडीशनल ब्रांच की तुलना एक अरिथमेटिक ब्रांचलेस अल्टरनेटिव से करता है। यह दिखाता है कि इंटीजर में बदले गए बुलियन स्टेट से इंक्रीमेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कंडीशन एडिशन कैसे किया जाता है, जिससे ब्रांचिंग खत्म हो जाती है और पैरेलल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स में थ्रेड डाइवर्जेंस से बचाव होता है। लॉजिकल कंडीशन चेक्स को अरिथमेटिक मल्टीप्लायर्स 0 या 1 या बिटवाइज मास्क्स 0x00000000 या 0xFFFFFF में कन्वर्ट करके आप कंट्रोल फ्लो डाइवर्जेंस को स्ट्रेट लाइन कंप्यूट वर्क में बदल देते हैं, जो 100% वार्प एफिशिएंसी पर रन करता है। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग द आर्किटेक्चर कलेक्टिव वार्प डिसीजंस। आइए थोड़ा पीछे हटें और एक बड़ा पिक्चर देखें
कि हमने अब तक चैप्टर 23 में क्या सीखा है। सेक्शन 23.3 में हमने देखा कि कैसे इंट्रा वार्प डाइवर्जेंस स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर को एग्जीक्यूशन पाथ्स को सीरियलाइज करने के लिए फोर्स करता है, जिससे हार्डवेयर एफिशिएंसी गिरकर 50% या उससे भी कम हो जाती है। इस सेक्शन यानी सेक्शन 23.4 में हमने इन्वेस्टिगेट किया कि कंपाइलर वार्प को लीनियरली एग्जीक्यूट रखने के लिए P0 पर 1 बिट प्रेडिकेट रजिस्टर्स का यूज माइक्रो ब्रांचेस के लिए कैसे करता है, और जब भी पॉसिबल हो हैवी SIMT स्टैक सिंक्रोनाइजेशन जैसे SSY या BRA से बचता है। हालांकि प्रेडिकेशन और SIMT स्टैक ब्रांचिंग दोनों एक फंडामेंटल लिमिटेशन पर काम करते हैं कि वे हर थ्रेड द्वारा अपना डिसीजन ले लेने के बाद पैसिवली थ्रेड कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हैं। क्या हो अगर आपके कोड को किसी ब्रांच में एंटर करने से पहले वार्प लेवल पर एक कलेक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत हो। इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहां एक वार्प में 32 थ्रेड्स डेटा आइटम्स के एक बैच को प्रोसेस कर रहे हैं। आप एक कॉम्प्लेक्स हैवी कैलिब्रेशन एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर वार्प में कम से कम एक थ्रेड को इसकी जरूरत हो। लेकिन अगर वार्प के 32 थ्रेड्स में से किसी को भी कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, तो आप चाहते हैं कि पूरा वार्प कलेक्टिवली उस हैवी कोड ब्लॉक को स्किप कर दे। अगर आप एक स्टैंडर्ड इफ नीड्स कैलिब्रेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जो थ्रेड्स फॉल्स इवैल्यूएट होते हैं वे आइडल बैठे रहेंगे, जबकि ट्रू इवैल्यूएट होने वाले थ्रेड्स हैवी कोड को रन करेंगे। लेकिन अगर 0 थ्रेड्स को कैलिब्रेशन की जरूरत है, तो आप चाहते हैं कि हार्डवेयर बिना SIMT स्टैक फ्रेम्स सेटअप किए एक सिंगल साइकिल में इस ब्लॉक को स्किप कर दे। इसे अचीव करने के लिए GPU हार्डवेयर स्पेशलाइज्ड वार्प वाइड इंट्रिंसिक फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिन्हें वार्प वोटिंग प्रिमिटिव्स कहा जाता है। ये प्रिमिटिव्स एक वार्प में सभी 32 लेन्स को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में अपने इंडिविजुअल कंडीशन फ्लैग्स को एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन देते हैं, जिससे एक साथ पूरे वार्प में कलेक्टिव लॉजिक को इवैल्यूएट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन 23.5 की तरफ देखते हुए हमारे अगले सेक्शन 23.5 वार्प वोटिंग एंड इंट्रिंसिक्स एनी सिंक ऑल सिंक बैलेट सिंक में हम क्यूडा के हार्डवेयर लेवल कलेक्टिव वोटिंग प्रिमिटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एनी सिंक, ऑल सिंक और बैलेट सिंक जैसे फंक्शंस एक वार्प के अंदर थ्रेड्स को एक दूसरे के ब्रांच प्रेडिकेट्स को इंस्पेक्ट करने, इंस्टेंट बिटमास्क क्वेरीज परफॉर्म करने और एक सिंक्रोनाइज्ड 32 थ्रेड यूनिट के रूप में यूनिफाइड एग्जीक्यूशन डिसीजंस लेकर वार्प डाइवर्जेंस को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की परमिशन देते हैं।